ओके बच्चों, सभी को नमस्कार, राधे राधे। और आप सभी का एक बार फिर करियरवेल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत। कैसे हो बच्चों? सारे के सारे बच्चे फटाफट लाइव आएंगे और क्या हाल चाल है जल्दी से बताइए। जी। क्या हाल चाल है भाई? जय किशन, अमरेंद्र, अमन, शिवांश, महक, रणवीर, अंशिका। तो बहुत सारे बच्चे आ ही चुके हैं अब हम लोग के साथ। जी। हाँ जी। सब ठीक ठाक बढ़िया से। हम्म। ओके। तो बताइए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक करा था, उसी के आगे हम शुरुआत करेंगे, ठीक है? ओके, सुशांत, सुमन, आकाश, महक। लास्ट क्लास में जहाँ तक हुआ था उसी के आगे हम लोग शुरुआत करेंगे, जल्दी से एक बार बता दीजिए। सेंट्रोसोम हो गया था, चलिए। तो सेंट्रोसोम हो गया था तो एक काम करते हैं। जब आपने सेंट्रोसोम पढ़ लिया है तो जो आपके वेसिकल्स होते हैं, या आप एक काम ये कर लिए, वेसिकल्स को रोकते हैं, वैक्यूल्स की बात करते हैं। तो वैक्यूल्स को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए एक बार आपको न्यूक्लियस की जानकारी होना जरूरी है, ठीक है? तो वैसे तो मैं वैक्यूल्स पहले पढ़ा सकता हूँ, लेकिन एक काम ये करते हैं कि पहले न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा एक बुनियादी जो आइडिया है, एक जो बेसिक फंडामेंटल आइडिया है न्यूक्लियस का, वो लेने की कोशिश करते हैं, ताकि जो राजधानियां हैं ये आप अच्छे से समझ पाए, है ना? जो आपने सुना होगा सिलिया, ठीक है, सिलिया, फेबुला, ये सब जो चीज़ें होती हैं, इनको अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं, ठीक है, जो कशाभ, है ना, ये सब जो चीज़ें होती हैं, पक्षाभ वगैरह, तो इसके लिए न्यूक्लियस के बारे में जानकारी ज़रूर हो। तो आइए अगला, सेल का जो कोशिकांग है उसे ही पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। सेल के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, एमिनेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कोशिकांग की, जिसका नाम है केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस, ठीक है? और यकीन मानिए, कोशिका का सबसे बड़ा अगर कोई पार्ट है तो वो केंद्रक ही होता है, ठीक है? कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका को कंट्रोल करने वाला, कोशिका कितना, किस तरह से कोशिकांग काम करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे काम करेगा, राइबोसोम्स कैसे काम करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी बॉडी, ये सब किस तरह से काम करेंगे। इनफैक्ट कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिका द्रव में सारे के सारे जितने भी कोशिकांग हैं, सभी को कंट्रोल करने का काम, सभी को नियंत्रित करने का काम, सभी को मैसेज देने का काम किसका? ठीक है, केंद्रक का। तो कंट्रोल रूम ऑफ द सेल है, ध्यान से समझेंगे इसे, ठीक है? तो हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियस की, ठीक है? तो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, लगभग 2 क्लासेस आपकी ये लेकर जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ आपको इसके अंदर पढ़ना है। हो सकता है कि 2 से ज़्यादा क्लासेस भी ले जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? 2 से ज़्यादा क्लासेस भी बच्चों ये लेकर जा सकता है, ठीक है? क्योंकि हमें न्यूक्लियस पढ़ना है, फिर न्यूक्लियस के साथ साथ हमें डीएनए देखना है, फिर हमें आरएनए समझना है ना? क्योंकि डीएनए के अंदर भी फिर बहुत प्रकार की चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजनस बेसेस वगैरह होते हैं, है ना? जैसे गुआनिन वगैरह हैं, है ना, ये थायमीन वगैरह, इन सबको हम पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें तो आरएनए वगैरह है, उसको देखेंगे, ठीक है? हाँ, मैंने बोला था, बट अब ज़रूरी ये लग रहा है मुझे इस समय कि हमें ज़रूरी है पहले ये पढ़ना, तो पहले इसको पढ़ेंगे। मैंने ये थोड़ी कहा कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, राजधानियाँ पढ़ाऊंगा, बट मैंने ये कहा कि थोड़ा एक जो रिलेशन होता है, अगर ये पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे, है ना? ज़्यादा जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने सेंट्रोसोम को पढ़ा, तो अब सेंट्रोसोम आपने पढ़ लिया। अब सेंट्रोसोम जब आपने पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें ये न्यूक्लियस जो है वो विभाजित हो रहा था, ठीक है, पता ना? ये न्यूक्लियस जो था, न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था क्रोमैटिन वगैरह, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे डबल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन गायब हो जाती है। अब फिर मुझे ये लगा, अब जैसे कुछ बच्चे मेरे से पूछे थे, सर क्रोमैटिन क्या होता है? अब
ऑब्वियसली बात है, अगर आपको क्रोमैटिन नहीं पता तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं न्यूक्लियस कवर कर देता हूँ, फिर मैं उसके ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ थोड़ी रहा हूँ, पहले इसको पढ़ लो। देखो, तो न्यूक्लियस जो है बच्चों, ये कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। ठीक है, सो कोशिका का सबसे बड़ा ही कोशिकांग कौन है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक है। और अगर हम केंद्रक की बात करें तो ध्यान रखिएगा, केंद्रक के अंदर, डेट डाल दूंगा मैं, केंद्रक के अंदर अगर हम बात करें तो केंद्रक के अंदर, ठीक है, बहुत विशेष प्रकार की, ठीक है, संरचनाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि केंद्रक की खोज किसने करी। अगर कोई आपसे पूछे कि केंद्रक की खोज किसने करी, तो ध्यान रखेंगे एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को श्रेय जाता है केंद्रक की खोज करने का। ठीक है, ध्यान सुनिएगा मेरी बातों को, कि एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को श्रेय जाता है कि सबसे पहले न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नाम की जो संरचना है वो कोशिका के अंदर किसने देखी? तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखी। लेकिन ल्यूवेनहॉक इस बात को बता नहीं पाए। ठीक है, ल्यूवेनहॉक इस बात को बता नहीं पाए। जैसे कल आपने पढ़ा था, जब हमने सेंट्रियोल्स की बात करी थी, सेंट्रोसोम्स की बात करी थी, तो वॉन बेंडन ने इस बात को देखा कि भाई कोशिका का विभाजन हो रहा है और सेंट्रियोल्स यानी कि सेंट्रोसोम्स कोशिका को विभाजित कर रहे हैं। कल हमने ये बात पढ़ी कि वॉन वेंडन ने इस बात को देखा, लेकिन वॉन वेंडन इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये आखिरकार तारक काय होता क्या है। ठीक है, सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम्स होते कैसे हैं या क्या है, कैसे विभाजन हो रहा है, तो इस बात को आगे चल के बोवेरी ने क्लियर किया था। इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सेंट्रोसोम्स हैं उसमें हम सेंट्रोसोम्स के खोजकर्ता वॉन बेंडन को नहीं बल्कि बोवेरी को मानते हैं। कल हमने ये बात करी थी। ऐसे ही ल्यूवेनहॉक ने भी सबसे पहले कोशिका में किसको देखा? सबसे पहले कोशिका में ल्यूवेनहॉक ने देखा था किसको? जल्दी से बताइए। केंद्रक को, न्यूक्लियस को। लेकिन वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कोशिका के अंदर जो इतना बड़ा एक कोशिकांग है ये क्या है। तो इस बात को 1831 में जाके, 1831 में जाके, एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसीलिए ध्यान रखेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन को बोला जाता है, ठीक है, फादर ऑफ द न्यूक्लियस, फादर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कौन बोले जाते हैं? रॉबर्ट ब्राउन। बात समझ में आ रही है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले क्या करा था? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करी थी। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई देखा किसने, तो देखने में तो आप नाम बताएंगे कि भाई एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा सबसे पहले, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन एक्सप्लेन किसने करा आगे जाके? 1831 एडी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया। पॉइंट क्लियर हुआ आप सभी को? कोशिका की खोज नहीं पूछ रहा मैं, कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने करी थी। वो रॉबर्ट ब्राउन नहीं थे, वो रॉबर्ट हुक थे। निशा, तो प्लीज बेटा गलत मत लिखो। 1665 में रॉबर्ट हुक ने करी थी, ना कि रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन तो 1831 में आ रहे हैं। ठीक है, वो 1665 है, ये 1831 है। इस टॉपिक में डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम्स के बारे में भी पढ़ाएंगे क्या? बिल्कुल पढ़ाऊंगा। ठीक है, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, जीन्स। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्रोमैटिन मटेरियल, हिस्टोन, प्रोटीन, इन सब के ऊपर, नाइट्रोजनस बेसिस, इन सभी के ऊपर बात होगी। इसलिए तो कहा कि लंबा चलेगा ये टॉपिक। ठीक है, सब कुछ पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो आप लोग। राइट, तो हमने इतनी बात कर ली कि भाई न्यूक्लियस खोजा किसने। ठीक है, यहां तक तो कोई समस्या आपको होगी नहीं। फिर जब हम न्यूक्लियस की बात कर रहे थे तो हमने इस बात को देखा कि क्या कोशिका में, हर एक कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है? ठीक है, अब सवाल यह आता है कि क्या हर एक कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है? भाई कोशिका का ही तो हिस्सा है। आपको मैंने पढ़ाया है कि जब हम कोशिका के हिस्सों की बात करते हैं तो सबसे पहले तो कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति होती है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें, जंतु कोशिका की बात करें, तो वहां पे सेल वॉल नहीं होगी बल्कि सेल मेम्ब्रेन होगी, यानी कि कोशिका भित्ति ना होकर कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। तो कोशिका झिल्ली, और दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियस। और कोशिका झिल्ली और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म, जिसमें कोशिका के कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। तो यही सब मिलकर तो कोशिका बनती है। तो मैंने आपसे यह सवाल पूछा छोटा सा, मुझे बताइए कि क्या सभी प्रकार की कोशिकाओं में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक पाया जाता है? मेरा सवाल आपसे यह है, तो फटाफट बताएं, क्या सभी कोशिकाओं में न्यूक्लियस होता है? तो ऑब्वियसली बात है, मेरे सवाल को सुनकर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हाँ होता है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि नहीं सर नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि सभी प्रकार की कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सभी कोशिकाओं में न्यूक्लियस होता है, यह बात सरासर गलत है। ठीक है, यह बात सरासर गलत है। ठीक, पहली बात तो आपको ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, आप सभी मुझे यह बताएं कि क्या आप लोग बता सकते हैं कि क्या एक कोशिका में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा? बताइए मुझे, क्या एक कोशिका में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है? अभिलाषा कह रही है ऐसा कैसे?
बाद में बताऊंगा ऐसा कैसे। ठीक है, मुझे ये बताइए कि क्या एक कोशिका में एक ही न्यूक्लियस होता है या एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, जरा बताओ मुझे। हम्म एक से ज्यादा भी होता है, सुशांत कह रहे हैं। तो सुशांत, आप कोई मुझे एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा आपने सुन लिया हो कभी गलती से। हमने तो भाई आज तक यही पढ़ा कि सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है कोशिका में। अब आपने, महक कह रही है नहीं सर दो भी हो सकते हैं, तो भगवान जाने महक ने कहाँ पढ़ लिया। तो महक जरा बताएं किन कोशिकाओं में दो न्यूक्लियस हुआ करते हैं। हैं? अभिलाषा कह रही है एक ही होगा सर। शिवांश कह रहे हैं एक ही होगा। चलिए ध्यान से समझिए। कई ऐसी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दो से ज्यादा न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। आप समझ रहे हैं? मल्टीपल न्यूक्लियस रखने वाली, एक से ज्यादा, एक क्या दो से ज्यादा केंद्रकों को रखने वाली भी कोशिकाएं मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। ठीक है, तो हर एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दो बातें, और दोनों की दोनों बातें आप सभी ने गलत बताई। ठीक है, तो दोनों बातों को क्लियर करिए। पहली बात, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, यह बात ठीक है सही है कि गलत है, इस बात को समझिए। सभी प्रकार की कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है, नो डाउट सभी में होता है। लेकिन एक कोशिका ऐसी है, उस कोशिका का नाम पता है क्या है? कहां चला गया पेन? जस्ट अ मिनट। हाँ, उस कोशिका का नाम है बेटा आरबीसी। शायद मैंने आपको कभी पढ़ाया भी होगा कि, सॉरी जी, शायद मैंने आपको पढ़ाया भी होगा कि आरबीसी जो होती हैं, जो रेड ब्लड कॉर्पुसल्स होती हैं, है ना, जो लाल रक्त बिंबाणु होते हैं, कॉर्पुसल्स को बिंबाणु कहा जाता है हिंदी में। तो आरबीसीज मनुष्य के, मानव की यानी कि मनुष्य की जो ब्लड की आरबीसीज हैं उनमें न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता। अब देखिए, आपकी कोशिकाएं हैं, मनुष्य की ही कोशिकाएं हैं, समझ रहे हैं, लेकिन केंद्रक नहीं है। इनफैक्ट अगर आप बाकी जीव जंतुओं की बात करोगे, बाकी एनिमल्स की बात करोगे, तो उनकी कोशिकाओं में, उनकी आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। पक्षियों की बात करिए, पक्षियों की आरबीसी के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। लेकिन सिर्फ दो ऐसे एक्सेप्शन हैं। एक है कैमल यानी कि ऊंट, और एक है लामा। लामा एक प्रकार की, ठीक है, एक डियर होती है। ठीक है, एक आप देख लीजिएगा फोटो। ठीक है, तो जो लामा है और जो कैमल है, इनकी जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, उनके में केंद्रक पाया जाता है। तो आप समझिए मोटी मोटी बात मैंने क्या बोली। बात यह है कि मनुष्य के शरीर में अनगिनत कोशिकाएं हैं, नाना प्रकार की कोशिकाएं हैं। कोई कोशिका है जो आपके ब्रेन का निर्माण करेगी, जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन भी तो कोशिका थी। कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो आपकी किडनी यानी कि वृक्क को बनाएंगी। वृक्क मतलब किडनी, नेफ्रॉन कहा जाता है उनको। कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो आपके लीवर को बनाएंगी, हेपैटिक सेल्स कहा जाता है। हेपैटिक सेल्स लिवर को बनाएंगी। ठीक है, कुछ ऐसी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जो आपकी हड्डियों को बनाती हैं। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट्स कहा जाता है उनको, या ऑस्टियोसाइट्स बोल देते हैं कई बार। ऑस्टियो रूट वर्ड हिंदी मतलब हड्डियों के लिए होता है, इसलिए हड्डियों की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी, और हड्डियों के डॉक्टर को ऑस्टियोलॉजिस्ट बोला जाता है। ऑस्टियो रूट वर्ड हड्डियों के लिए लगाते हैं, समझ रहे हैं? तो बहुत प्रकार की, ठीक है, बहुत प्रकार की कोशिकाएं मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं उनका निर्माण कर रही होती हैं। ऐसे ही आपके खून के अंदर पाई जाती हैं आरबीसीज। ठीक है, आरबीसीज जो है वो आपके खून का निर्माण कर रही हैं। आपके बोन मैरो, अस्थि मज्जा में पाई जाएंगी, अस्थि मज्जा में पैदा होती हैं और जाके प्लीहा में मर जाती हैं 120 दिन के बाद। आरबीसीज, तो इन्हीं आरबीसीज की मैं बात कर रहा हूं। रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पुसल्स कहिए, ज्यादा अच्छा है। तो आरबीसीज के अंदर ही, ठीक है, केंद्रक नहीं पाया जाता। हमारे पूरे शरीर में सिर्फ एक सेल ऐसी है जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, वही आरबीसी है। बात समझ में आ गई? बाकी आपकी जितनी कोशिकाएं हैं उन सभी में केंद्रक जरूर होगा, इस बात को याद कर लीजिए। लेकिन
सिर्फ इस पूरी दुनिया में अभी तक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये बताया कि भाई इस दुनिया में जितने जीव हैं उन जीवों की अगर मैं बात करूं तो उनके खून के अंदर आरबीसी होगी ही होगी। भाई देखो, जिन भी जीवों का खून लाल रंग का है उनके अंदर आरबीसी होगी। अब कई सारे प्राणी ऐसे हैं जिनका खून नीले रंग का होता है, कुछ ऐसे हैं जिनका खून सफेद रंग का होता है। समझ रहे हैं? तो ये अलग अलग प्राणियों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप ऑस्ट्रिच की बात करें, ऑस्ट्रिच कह रहा हूं सॉरी, क्या कहते हैं उसको, जो ऑक्टोपस, ऑक्टोपस की अगर मैं बात करूं तो ऑक्टोपस का खून नीले रंग का होता है, लाल रंग का नहीं होता। कभी ऑक्टोपस को आप देखिएगा तो ऑक्टोपस को कभी मारेंगे तो उसका खून लाल नहीं नीले रंग का निकलेगा, तो उसके अंदर आरबीसीज नहीं है उसके खून के अंदर। समझ रहे हैं आप इस बात को? कॉकरोच, कॉकरोच को मारिएगा, कॉकरोच का खून सफेद रंग का निकलेगा, उसके अंदर आरबीसी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे सभी जीव जिनके अंदर आरबीसीज पाई जाती हैं तो उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। लेकिन ऐसे दो जीव बताए गए, एक कैमल यानी कि ऊंट, और साउथ अफ्रीका के अंदर पाए जाने वाला एक अजीब सा जानवर लामा। ठीक है, भेड़ जैसा, थोड़ा हिरन जैसा कुछ थोड़ा सा दिखाई देता है, काफी हेल्दी होता है लामा। ठीक है, तो ये दो ऐसे प्राणी हैं जिनके खून के अंदर आरबीसी है। भाई लाल रंग का खून है इसलिए आरबीसी है, लेकिन उस आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। बाकी और कहीं नहीं है आरबीसी में न्यूक्लियस, बस इन दोनों के आरबीसी के अंदर होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। मेरा पॉइंट सबको क्लियर हुआ? आरबीसी वाला पॉइंट सबको क्लियर? न्यूक्लियस वाला जल्दी से बताओ। मैं लिखवाऊंगा बाद में सब कुछ, बट अभी बताओ, जो बातें लिखवा रहा हूं मतलब बोल रहा हूं, समझ में आ रही है आपको? हम्म। बेटा आज की क्लास में लिखना क्या, आज की क्लास मुझे लगता है समझाते हुए ही निकल जाएगी, लिखने का काम तो बाद में होगा। ठीक है, आज पहले सीखो तो, समझो तो। सर ट्रीज में ब्लड होता है क्या? बिल्कुल नहीं ट्रीज में कहाँ ब्लड होता है? लकड़ी को काटते हो तो खून निकलता है लकड़ी में। आगे बात करते हैं, चलिए। तो इतनी बातें तो आप लोगों को समझ में आ गई आरबीसीज वाली। ठीक है, लामा, हाँ दिखा सकता हूँ, जस्ट अ मिनट। दिस इज लामा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये अजीब सा थोड़ा सा जानवर आपको दिख रहा है, यही लामा है। ये देखो, ये शायद फिगर ज्यादा क्लियर हो आप लोगों को। ठीक है, सो दिस इज लामा। दिख रहा है? थोड़ा डियर जैसा, भेड़ जैसा है ना, थोड़ा अजीब सा। साउथ अफ्रीका में मिलेगा आपको ये, बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलता है। ठीक है, तो ये लामा है। कैमल तो सबने देखा ही है, कैमल तो दिखाने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लामा। एक आध कोई और फोटो हो लामा की तो दिखाता हूँ। ये देखो, ये लामा का बच्चा है, छोटा लामा, देख रहे हो? तो इसके खून में पाया जाता है न्यूक्लियस, आरबीसी में पाया जाता है। देख रहे हो? तो ये सारे हैं, देख ले लामा। ये एक जो देख रहे हो ये एक धर्म गुरु हैं बुद्धिज्म के अंदर, इनका नाम है दलाई लामा। तो वो लामा डाला ना तो वो भी आ गए हैं। ठीक है, तो खैर कोई नहीं। तो इस तरह से होता है लामा। सबने देख लिया लामा कैसा होता है? चलो रखें इसको, हैंड कराते हैं, चलो वापस आते हैं। तो जब आपने ये सारी की सारी बातें समझ ली तो थोड़ा सा और बात करते हैं आगे चल के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो केंद्रक की हम बात कर रहे हैं, जो न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं, वो एक कोशिका में सिर्फ एक पाया जाता है या फिर एक से ज्यादा पाया जाता है ना? अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं कि भाई साहब सिर्फ एक पाया जाएगा या फिर एक से ज्यादा पाया जाएगा। हम इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, एक बार कमेंट कर दीजिए, लामा सबको समझ में आ गया है ना? लामा देख लिया सबने? ओके, तो चलिए केंद्रक की बात करते हैं, एक या एक से ज्यादा। देखो, हमारे शरीर में कई प्रकार की कोशिकाएं और कई प्रकार की कोशिकाओं में, ठीक है, पाए जाने वाला केंद्रक। तो ये कई प्रकार की कोशिकाओं में ये बात देखी गई है, नोटिस करा गया है साइंटिस्ट ने, कि हर कोशिका में मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं तो एक ही केंद्रक पाया जाता है, यानी कि एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक, एक कोशिका एक केंद्रक।
लेकिन फिर भी मनुष्य के शरीर में ऐसी कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस पाया जाता है, एक से ज्यादा केंद्रक भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, अगर मैं बात करूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सी मनुष्य की ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें एक से ज्यादा केंद्रक होगा? जरा बताइए मुझे एक बार, एक से ज्यादा केंद्रक कहां पर पाए जाते हैं? हम्म, कोई बताएगा? होता है शिखर, ठीक है, होता है। गरिमा कह रही है लीवर, नहीं। चलिए ध्यान से समझिए, हड्डियां, जो आपकी बोन है, बोन्स, बोन्स को तोड़ने वाली भी कोशिश, देखो एक होती हैं बोन्स को बनाने वाली कोशिकाएं, ध्यान समझिएगा, एक होती हैं बोन्स को बनाने वाली कोशिकाएं और एक होती हैं बोन्स को तोड़ने वाली कोशिकाएं। तो हम बात कर रहे हैं बोन्स को तोड़ने वाली कोशिकाओं की, जिन्हें कहा जाता है ऑस्टियोक्लास्ट्स। नाम है, नाम क्या है? नाम है ऑस्टियो, एक मिनट, क्लास्ट्स, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ऑस्टियोक्लास्ट्स नाम की जो कोशिकाएं होती हैं हमारी, उसके अंदर पाई जाती हैं क्या? एक से ज्यादा केंद्रक। इनफैक्ट इतना ही नहीं, आपकी आपके शरीर में कई प्रकार की ऐसी कोशिकाएं हैं जो आपके मसल्स को, आपकी मांसपेशियों को सुचारू रूप से चलाने में भी आपकी मदद करती हैं। ठीक है, तो अगर मदद करती हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम बात करेंगे कि भाई जो आपकी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, है ना, वॉलेंट्री मसल्स हमने नाम दिया है, जो आपकी ऐच्छिक मांसपेशियां हैं, तो ऐच्छिक मांसपेशियों को कंट्रोल करने वाली जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर भी एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, आप देखिए वो सारी की सारी कोशिकाएं जो सबसे ज्यादा काम करेंगी। अब आप अगर कोई ज्यादा बोझ उठाते हैं तो बोझ को उठाने के लिए आपके मसल्स के अंदर, आप बोझ उठाना चाहते हैं या नहीं उठाना चाहते हैं, ये हमारी हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है ना। आगे चल के मैं आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जो तंत्रिकाएं होती हैं वो भी कई प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक हैं, अनैच्छिक हैं, समझ रहे हैं, प्रतिवर्ती होती हैं, कई प्रकार की होती हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर हम अभी की बात करें तो मोटे मोटे तौर पे इस बात को समझें कि बोझ को उठाना है या नहीं उठाना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमने बोझ उठा लिया, मान के चलो हम 40 किलो की बोरी, एक ऐसा व्यक्ति जो आटे की चक्की पे काम करता है तो उसका तो रोजमर्रे का काम है कि वो बड़ी जो भारी भारी आटे की बोरियां हैं उसको उठाएगा। अब आटे की बोरियों को उठाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके शरीर में वो काम करने के लिए ताकत ज्यादा चाहिए, और खुद उठा के वो काम कर रहा है, चक्की से आटा पीस रहा है, आटे को उस बोरी के अंदर डाल रहा है, फिर बोरी को उठा के साइड में लगा रहा है, पता लगा किसी के घर में भी जाके छोड़ के आ रहा है, तो ताकत ज्यादा लगी। तो अगर ज्यादा ताकत लगी तो आप खुद सोचिए कि ऐसी ज्यादा ताकत के लिए एक ही माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होगा कि एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होंगी? एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का ही तो काम था ऊर्जा का फॉर्मेशन करना। बताइए, पावर हाउस ऑफ द सेल हमने किसको कहा? हाँ, जब जब सीके विट्स ने इस बात को बोला कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया हमारे कोशिका के ऊर्जा ग्रह होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ऊर्जा तो माइटोकॉन्ड्रिया से आनी है। तो इस प्रकार के सभी काम को करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता होती है। इसीलिए मनुष्य की कोशिकाओं में एक या एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं, और जब एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसको रेगुलेट करने वाला एक न्यूक्लियस, और जब एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हैं, जैसे आपकी जो मसल्स होती हैं उनके उनकी कोशिकाओं में एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, और एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया को रेगुलेट करने के लिए न्यूक्लियस भी एक से ज्यादा चाहिए। तो इसीलिए जो हमारी कोशिकाओं की हमारी जो मांसपेशियां हैं उनकी कोशिकाओं के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस, हड्डी की कोशिकाओं में एक से ज्यादा न्यूक्लियस। इतना ही नहीं, मनुष्य को छोड़ के अगर मैं मनुष्य को छोड़ के बात करूं तो जो कुछ ऐसे शैवाल या कुछ ऐसे कवक भी पाए जाते हैं, कुछ ऐसे फंगस, या फिर कह लीजिए कि कुछ ऐसे, ठीक है, एल्गी पाए जाते हैं जिनके अंदर भी एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। शैवाल, एल्गी, फंगस यानी कि कवक एक से ज्यादा केंद्रक रखते हैं। कुछ ऐसे हैं जो एक से ज्यादा रखते हैं। आपने हाइड्रा का नाम जरूर सुना होगा,
हाइड्रा, शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने, हाइड्रा के अंदर भी एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनमें एक से ज्यादा केंद्रक भी पाए जाते हैं। और मजे की बात देखिए, ऐसी भी कोशिकाएं हैं जिनमें एक भी न्यूक्लियस नहीं है, जैसे आरबीसी। आरबीसी में एक भी न्यूक्लियस नहीं है। डब्ल्यूबीसी की बात करूं, डब्ल्यूबीसी के अंदर हालांकि केंद्रक पाया जाता है, लेकिन वो केंद्रक काफी टूटा हुआ होता है। ठीक है, एक सुविकसित केंद्रक डब्ल्यूबीसी में नहीं पाया जाता, बट डब्ल्यूबीसी के अंदर भी केंद्रक होता है, थोड़ा 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 फैला होता है पूरा साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, ऐसी संरचना है उसकी। भाई तुम्हारा सुमन कमेंट पढ़ के मैं क्या कर लूं? मैं यहां समझाऊं आप लोगों को कि मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ूं? है ना, इतने बड़े तो कोई आप कहीं के सूरमा है नहीं कि मैं आपका कमेंट यहां पे पढ़ूं पहले और मैं बच्चों को पढ़ाना छोड़ दूं। ठीक है, तो इस चीज को समझे ध्यान से। तो ये चीज आपको समझ में आई। तो आज की क्लास में अभी तक हमने ये बात जानी है कि ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक बड़े काम की चीज है। ठीक है, कोशिका के सभी कोशिकांग किस प्रकार से काम करेंगे, कब कब काम करेंगे, कितना काम करेंगे, ये सारी की सारी बातों को नियंत्रित और सुचारू रूप से करवाने का जो काम है वो इसी केंद्रक का है। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। जिस तरह से एक कंट्रोल रूम होता है, ठीक है, और वो आपके आपके पूरे जो सेल है ना, जो पूरी कोशिका के सभी कोशिकांग हैं, उनको मैसेज दे रहा है कि भाई अब आपको प्रोटीन का निर्माण करना है या अब आपको प्रोटीन का निर्माण नहीं करना। अब आपका काम है कि इस कोशिका को मार दीजिए। लाइसोसोम को बोलेगा कि भाई हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आपके अंदर इतने ज्यादा हो गए हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, फूट जाओ। कौन बोलेगा? केंद्रक बोलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को बनाएंगी। ठीक है, आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा कभी क्रेब्स साइकिल। ठीक है, रेस्पिरेशन जब मैं कभी हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर हम क्रेब्स साइकिल के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो 38 एटीपी बनेंगी, ये कैसे बनेंगी? ये कौन बनवाएगा? ये न्यूक्लियस ऑर्डर करेगा कि भैया बनाओ। राइबोसोम को बोला जाएगा कि भाई प्रोटीन बनाइए। कौन बोलेगा? न्यूक्लियस बोलेगा। गोल्जी बॉडी को कहा जाएगा कि भाई प्रोटीन बन गया है पूरी कोशिकाओं के अंदर, अब इस, ठीक है, इस प्रोटीन के बंडल बनाइए, इस प्रोटीन को पैक कीजिए। या कई प्रकार के फैट मॉलिक्यूल्स कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म वाले हिस्से में आ चुके हैं, इन सभी फैट्स को पैकेट की फॉर्म में अरेंज करिए। गोल्जी बॉडी को ये सारे के सारे आदेश कौन देगा? केंद्रक देगा। तो इसीलिए केंद्रक को हमने बोला है मास्टर पीस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण जो कोशिकांग है वो यही केंद्रक है, क्योंकि यही केंद्रक सभी कोशिकांगों को कमांड दे रहा है, नियंत्रण कर रहा है। इस बात को आपको समझना है। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से चीजें आपको समझ में सभी बच्चों को आ गई होंगी। एक बार यस कर दीजिए, क्या मेरी बातें क्लियर हुई आप लोगों को? डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या? डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी कई प्रकार की होती है, बैसोफिल्स हैं, है ना, लिम्फोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, 5 प्रकार की होती हैं, कभी बाद में पढ़ेंगे। चलिए आगे बात करें। चलिए, तो जब हमने इतनी चीज पढ़ ली तो अब हमको यह समझना है कि ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस जो होता है क्या हमेशा कोशिका के सेंटर में पाया जाएगा? आप जब कोशिका का डायग्राम बनाते हैं तो कोशिका का डायग्राम बनाते समय आप न्यूक्लियस को यूजुअली बीच में बनाते हैं। तो क्या हर समय मतलब हर प्रकार की कोशिका में अगर मैं बात करूं तो क्या ये केंद्रक बीच में पाया जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि केंद्रक थोड़ा साइड में हो, यहां कहीं हो, यहां कहीं हो, थोड़ा इधर हो? ऐसा भी तो पॉसिबल है। जैसे प्लांट सेल्स की अगर मैं बात करूं तो पादप कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक होता है वो कभी भी सेंटर में नहीं होता। वो सेंट्री लोकेटेड ना होके उसे हम कहते हैं एसेंट्री लोकेटेड, यानी कि असिमेट्रिक हो जाता है, एसिमेट्रिक हो जाता है, थोड़ा साइड में आ जाता है प्लांट सेल्स के अंदर। समझ रहे हैं? तो अगर हम बात करें केंद्रक की तो आपको देखिए, हम जब केंद्रक की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम जंतु कोशिका को नहीं समझ रहे, हम पादप कोशिका के पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि प्लांट सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहे होते हैं।
तो अगर हम केंद्रक की मतलब इस बात की बात करें कि केंद्रक है कहां पे, केंद्रक की प्रेजेंस कोशिका के अंदर कहां पर है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जंतु कोशिकाओं में तो केंद्रक एकदम सेंटर पे मिलेगा, लेकिन पादप कोशिकाओं में केंद्रक आपको थोड़ा सा साइड में मिलेगा। तो ऐसे केंद्रक को एसिमेट्रिकल, ठीक है, न्यूक्लियस कहा जाता है। यानी कि सिमेट्रिकल नहीं है, सेंट्रल नहीं है ना, या कभी कभी एसेंट्रिकल भी कह देते हैं, भाई सेंटर में नहीं है इसलिए। ठीक है, चलिए यहां तक भी आपने बात समझ ली। तो अब इस न्यूक्लियस को मैं निकालता हूं इससे बाहर, इस कोशिका से बाहर। और अगर आप ध्यान से देखें तो जब इस कोशिका मतलब न्यूक्लियस को मैं बाहर निकाल दूंगा तो फिर ये न्यूक्लियस कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, डायग्राम अभी मैं नहीं बना रहा क्योंकि समझाना मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है आज की क्लास में, तो कल मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा। अभी कुछ लिख भी नहीं रहे, शायद आज हो भी नहीं पाएगा कुछ लिखावट। पहले समझो, मान के चलो ये न्यूक्लियस है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कौन लगाता है, मतलब क्या मतलब, सवाल क्या हुआ, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कौन लगाता है, मतलब आपको पता सुधीर जी आपने क्या सवाल पूछा है? तो मुझे तो थोड़ा सा सही करें सवाल को तो फिर पूछें। ठीक है, आरबीसी का क्या काम होता है? क्या मैं आपको आरबीसी पढ़ा रहा हूँ? नहीं ना, तो यहाँ पढ़िए जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ। आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो आपके शरीर के हर एक कोशिकांग तक पहुंचती है, कोशिका के हर एक पार्ट है ना, या कह लीजिए शरीर के हर एक अंग तक अगर पहुंचती है तो आरबीसी लेकर जाती है। आरबीसी का काम होता है कि ऑक्सीजन आपने इनहेल करी, एयर से आपने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर घुल गई। अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गई और उसको, ठीक है, उसको ब्लड के साथ रिएक्शन कौन करवाएगा? यही कराएगा, और ये HBO2 बनाती है, कंपाउंड बनेगा, आगे जाके पढ़ाऊंगा कभी। हीमोग्लोबिन HB और ऑक्सीजन के साथ मिलके हीमोग्लोबिन डाइऑक्साइड नाम का एक कंपाउंड बनाता है। ये आपके पूरे ब्लड के अंदर घूमता है और हर एक जगह जाता है। ठीक है, तो जो चीज पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो। आरबीसी आरबीसी WBC क्या कर रहे हो बार बार? धीरे धीरे सब कुछ आएगा ना, थोड़ा सा वेट करो, जो चीज चल रही है उसके बारे में पूछा करो। चलो, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या बातें होती हैं उसको समझिए। न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली 4 चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, 4 प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। मैं आपको कोरोना तो पढ़ा नहीं रहा। जब आप ये पूछ रहे हैं कि बॉडी का लेवल कैसे बढ़ता है, मतलब ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ता है बॉडी में, ये सुमन नाम का जो लड़का है ना, वैसे नाम तो लड़की का है बट ये लड़का है, मुझे पता है, इसने बताया था एक बार। तो ये सिर्फ फालतू के क्वेश्चन यहाँ पे पूछने आता है। ठीक है, पढ़ा रहा हूँ मैं न्यूक्लियस, इसको जानना है कि ऑक्सीजन बॉडी में कैसे घटता और बढ़ता है। तो ऐसे बच्चे कभी सक्सेस नहीं हो पाते, सीधी सी बात है। आप क्वेरी रखते हैं, अच्छी बात है। अब अभी मुझे लगता है कि शिखर नाम का एक बच्चा हमारे साथ, उसने भी मेरे से पूछा कि सर क्या मैं कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। मैंने अभी तक उसका रिप्लाई नहीं करा, उस बच्चे ने अभी तक पूछा नहीं है। जब मैं बोलूंगा शायद तभी पूछेगा। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं जो एक बार टीचर से पूछते हैं कि मैं क्या सवाल पूछ सकता हूँ, तो मैं वेट करूंगा ना उस चीज़ का, बताऊंगा आपको कि हाँ भाई अब आपके पास कोई डाउट है तो पूछिए आप अपना डाउट। लेकिन नहीं, ऑक्सीजन में कैसे बढ़ता है लेवल बॉडी के अंदर, है फालतू के सवाल। सुधीर देखो, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कौन लगाता है, फालतू के सवाल। पढ़ रहा है न्यूक्लियस, आ गए इनके कोरोना, है ना। भाई कोरोना है इसलिए आपको पता है कि ऑक्सीमीटर से चेक करा जाता है आपके ऑक्सीजन लेवल को, यही इसलिए पूछ रहे हो तुम लोग, तो फालतू के सवाल है। चलिए, जब समय आएगा तब बताऊंगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ रहे होंगे सब कुछ पढ़ाऊंगा। एल्वियोलीज जो होते हैं, ब्रोन जो आपके ब्रोंकस ब्रोंकियोलीज पाए जाते हैं, उनका काम होता है इस ऑक्सीजन लेवल का कंट्रोलेशन करना। अब आपको मैं अभी बता दूंगा तो आपको कौन सा समझ में आ जाएगा, मुझे बताओ। हाँ, तुमको अब ये बच्चा पूछ रहा था कि WBC क्या होता है, मैं तुमको बता दूं अभी WBC तुमको नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्तर नहीं है अभी, वो लेवल नहीं है कि तुम इस लेवल पे आके इन बातों को भी जान सको। सिलेबस होता है ना एक प्रॉपर, किताब के सबसे पहले पन्ने पे आपको प्रोस्पेक्टस यानी कि सिलेबस दिया जाता है, तो वो सिलेबस इसलिए नहीं होता कि बस आपको यही पढ़ाना है, वो इसलिए होता है कि आपको एक लेवल में पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरह से आपको जानकारी देनी है। अब ऐसा तो मैं 5वीं क्लास के बच्चे को भी ये पढ़ाने लग जाऊं केंद्रक वेंद्रक, तो उसके पल्ले पड़ेगा कुछ? तो सेम इस समय तुम्हारा भी वही दिमाग का लेवल है। ठीक है, तुम्हें अगर मैं ये सब चीजें जो 10th की चीजें मैं अभी पढ़ाने लग जाऊं तो कोई मतलब है उस चीज का? नहीं, नहीं सीख पाओगे, क्योंकि तुम्हारा बेसिक ही नहीं क्लियर है। तो पहले बेस तो बना लो। तुमको नहीं आरबीसी में घुसना है, तुमको ऑक्सीजन के लेवल में घुसना है, तुमको न्यूक्लियस के कलर में घुसना है, फालतू की चीजें। देखो ध्यान से, तो न्यूक्लियस के 4 पार्ट हैं, है ना। अगर हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो हमें 4 पार्ट समझने हैं। सबसे पहला है न्यूक्लियस की बॉडी।
कि जो आउटर बॉडी होती है, जो बाहरी इसका आवरण है, आउटर जो इसकी कवरिंग है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम मेम्ब्रेन्स को समझ रहे होंगे। तो अगर हम बात करें आउटर बॉडी की, ध्यान से समझना बेटा, आउटर बॉडी की बात करते हैं तो जो हमारा केंद्रक है ना, जिस तरह से देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक कोशिकांग पाया जाता है। ठीक है, जिसके जिसके हमने 5 साइंटिस्ट के नाम पढ़े। किसी ने जो है बायोप्लास्ट नाम दिया, किसी ने फेला नाम दिया, ठीक है, किसी ने माइटोकॉन्ड्रिया कह दिया, किसी ने ऊर्जा ग्रह कह दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है, अगर हम उसकी बात करें कोशिकांग की, तो उसके अंदर 2 प्रकार की झिल्लियां पाई जाती हैं। याद करो, मैंने पढ़ाया है, डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है। इसी तरह से कोशिका में पाए जाने वाला एक और ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर भी दोहरी झिल्ली पाई जाती है, 2 प्रकार की झिल्लियां पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे कि वो 2 प्रकार की झिल्लियां कौन कौन सी हैं जब प्रॉपर डायग्राम बनाऊंगा। तो ये हो गया मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, जो झिल्लियां होती हैं, वो सारी की सारी झिल्लियां आपकी बच्चों यहां पर आएंगी, आउटर कवरिंग के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो जब आप इतना पढ़ लेते हैं आउटर कवरिंग, तो अब न्यूक्लियस के अंदर आता है एक इस प्रकार का तरल पदार्थ। देख रहे हैं, इस प्रकार का एक तरल पदार्थ आता है, एक द्रव आता है, और इस द्रव को नाम दिया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जानते हैं ना, पढ़ाया मैंने आपको। ठीक है, कभी न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, इन सब के ऊपर हमने बात करी हुई है, अगर आपको याद हो पहले कभी। तो इसके अंदर पाया जाता है केंद्रक द्रव, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। सब कुछ बाद में लिखवाऊंगा, अभी कुछ लिखो मत, अभी तो बस आपको समझा रहा हूं कि देखो यार, ये चीज ऐसी होती है। लिखने वाली चीजें सब बाद में, एक एक बात लिखवाता हूं, आपको पता है, तो कल भी लिखवाऊंगा। तो हम बात कर रहे हैं केंद्रीय द्रव, या कभी कभी हम इसे केंद्रक द्रव के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? केंद्रक द्रव। इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, प्लाज्म का मतलब द्रव। एक बात और बता दूं, बायो में न्यूक्लियस नाम के शब्द को हम कहते हैं कैरियन, रूट वर्ड है इसके लिए कैरियन। तो कैरियन नाम का रूट वर्ड हमेशा किसको बताएगा? बताओ, न्यूक्लियस को बताएगा। ठीक है, तो अगर हम कैरियन की बात करें, जैसे मैंने आपको बोला भाई, हमारे पास 2 प्रकार की कोशिकाएं, देखिए ध्यान से। एक कोशिका को हमने नाम दिया प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या नाम दिया हमने? प्रोकैरियोटिक। और एक कोशिका को हमने नाम क्या दिया? यूकैरियोटिक। तो ये जो 2 प्रकार की कोशिकाएं आप देख रहे हैं, तो इसके अंदर एक रूटवर्ड देखिए, रूटवर्ड क्या है? रूटवर्ड आपको दिख रहा होगा कैरियन। ये कैरियन नाम का शब्द किसके लिए आता है? केंद्रक के लिए तो आता है। और मैंने आपको पढ़ाया है कि जिन की कोशिका का केंद्रक प्रो यानी कि प्रिमिटिव स्टेज में है, केंद्रक प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाया, भाई बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, आर्की है, ये सारे के सारे कुछ ऐसे आप कह लीजिए ऑर्गेनिजम्स थे, ऐसे कुछ जीवधारी थे जिनका न्यूक्लियस प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं था, है ना। साइटोप्लाज्म कोशिका तरफ के अंदर कहीं बिखरा हुआ था, तो ये कैरियन नाम का शब्द न्यूक्लियस के लिए तो आया था, याद करिए। और ऐसे ही कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका जो न्यूक्लियस है, यू का मतलब प्रॉपर तरीके से वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ऐसे जीवधारी, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, उन्हें हम यूकैरियोटिक कह रहे थे। तो ये कैरियन नाम का शब्द न्यूक्लियस के लिए होता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है मेरे ख्याल से। आगे देखिए, तो एक तो हो गया मेम्ब्रेन्स, जो इस न्यूक्लियस के आसपास कुछ जो मेम्ब्रेन्स पाई जाएंगी, हमने उसकी बात करी, जो कि आउटर बॉडी में आ जाएगी। और दूसरे में हमने बात करा इस केंद्रक का द्रव, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कई प्रकार के सॉल्ट, मिनरल्स, ठीक है, प्रोटीन, ये सब पाए जाएंगे। आगे चल के पढ़ाऊंगा पूरा इसके ऊपर कि ये क्या होते हैं। फिर आपको समझना है कि इस न्यूक्लियस, जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं इस प्रकार के, ठीक है, इस प्रकार के छोटे छोटे बहुत, ठीक है, कुंडला नुमा या कह लीजिए कुंडलित आकार के, है ना, कुंडल नुमा या कुंडलित आकार के इस प्रकार के बहुत बहुत छोटे छोटे धागे। ये जो धागे हैं, इन्हीं धागों के ऊपर क्रोमोसोम्स होते हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए, ठीक है, कुछ धागे हैं यहां पे, इन्हें क्रोमैटिन, ठीक है, क्रोमैटिन कहा जाता है, क्रोमैटिन। ठीक है, इन धागों को क्या नाम दिया जाता है? तो इन धागों को नाम दिया जाता है क्रोमैटिन। तो ये तीसरा हिस्सा है क्रोमैटिन, इस बात को ध्यान से समझे। क्रोमैटिन धागे हैं ये,
ये क्रोमैटिन के धागे हैं। ये धागे क्या है पता है? ये धागे कुछ और नहीं बल्कि प्रोटीन और लिपिड के बने हुए कुछ धागे केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, और इन्हीं धागों के ऊपर जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स वगैरह होती हैं। समझ रहे हैं? और यही क्रोमोसोम्स आपके मां बाप के जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, जो आनुवांशिक सूचनाएं आपके मम्मी पापा की होती हैं, नाना नानी की या दादा दादी की होती है, वो इन्हीं क्रोमैटिन्स के ऊपर लगी होती हैं। इसके अंदर डीएनए, आरएनए, है ना, क्रोमोसोम्स वगैरह, यहां सब कुछ आपको मिलेगा इसके अंदर। बाद में बात करेंगे कि वो सब क्या क्या होती हैं। तो उनके ऊपर आपको मिलेगा क्या? ये मैसेज। मैसेज का मतलब आनुवांशिक मैसेज, हेरिडिटरी जो कोड्स, हेरिडिटरी जो इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर होगी। मान के चलिए कि आपके दादाजी के बाल जो थे वो बहुत घुंघराले थे, ठीक है? या मान के चलिए आपके दादाजी की जो आंख थी, उसकी जो आई बॉल होती है, जैसे यूजुअली हमारी आई बॉल काले रंग की होती है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोगों की भूरी होती है। मान के चलिए कुछ ऐसा हुआ कि आपके दादाजी की आई बॉल जो थी वो भूरे रंग की थी, तो आपके फादर, भाई आपके दादाजी से आपके फादर हुए, आपके फादर से आप हुए, पता लगा आपकी एक बहन है, उस बहन की शादी हुई, ठीक है? मान के चलिए आपकी बहन है, आपकी बहन की शादी हुई, कल को शादी होती है तो उनकी आगे जाके कोई संतान होती है। मतलब देखिए, एक फैमिली जा रही थी, भाई दादाजी आ गए, दादाजी से पापा आ गए, पापा से मान के चलिए आप आ गए, है ना, यहाँ पे यू लिख रहा हूं, मान के चलो आप आ गए, और यू के बगल में लिख रहा हूं सिस्टर, आपकी सिस्टर आ गई, तो ये पूरी एक फैमिली है ना? लेकिन क्या हुआ कि कल को आपकी सिस्टर की शादी हो गई, फॉर एग्जाम्पल यहां कोई पर्सन है उससे, अब इनकी आगे संतान होती है, फॉर एग्जाम्पल ये एक बेटा है, लड़का है ये, तो इस लड़के की आंखें भी ब्राउन कलर की, भूरे रंग की, और जबकि आपके दादाजी की आंखें भूरे रंग की थी। लेकिन देखिए मैसेज, डीएनए का जो मैसेज है, जो ये इंफॉर्मेशन है जीन्स की, वो इस पीढ़ी में ना जाके, इस परिवार में ना जाके यहां चली गई। मतलब मैं क्या बोलूंगा? मैं यहां पर बोलूंगा कि भाई ये इस बच्चे के ये कौन लगे? नाना। तो इस बच्चे के नाना के भी फादर का जो जीन है वो कहां पहुंचा? इसके अंदर। अब आप समझिए कि ऐसा नहीं है कि आपके फादर के कैरेक्टर ही सिर्फ आपके अंदर आ रहे हैं, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो कुछ और कैरेक्टर होते हैं वो भी आ जाते हैं कई बार आपके अंदर, ठीक है? और ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी डिसीज होती हैं, कुछ ऐसी आपके लिए बीमारियां होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके अंदर भी जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं लंदन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ की, तो उनको पता है, उनको एक डिसीज है, उसका नाम होता है हीमोफीलिया। आगे चल के कभी पढ़ाएंगे आपको हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। जैसे मान के चलिए आपको चोट लगी, तो चोट लगी तो अपने आप आपने देखा होगा पीले रंग का एक पदार्थ बन जाता, जम जाता, जिसको आप पपड़ी कहते हो, वो प्लाज्मा है, वो ब्लड की क्लॉटिंग होती है। विटामिन के उसमें हेल्प करता है, पालक वगैरह खाया करिए, विटामिन के बहुत होता है उसके अंदर। तो के नाम का विटामिन ब्लड क्लॉटिंग को हेल्प करता है। और जब आपको कभी चोट लगे, तो ऐसी कंडीशन में आपका ब्लड क्लॉटिंग रुक गया। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कई प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जैसे फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिन है ना, कई प्रकार के प्रोटीन होते हैं, हम आगे चल के बात करेंगे, तो वो ब्लड क्लॉट को करवाते हैं। लेकिन हीमोफीलिया नाम की बीमारी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, मतलब रक्त का थक्का नहीं जमता। एक बार चोट लगी, खून बह रहा तो पता लगा बह ही रहा है, डेथ भी हो जाती है, कई बार हैमरेज हो जाता है, कई बार पता लगा आपको सर में चोट लगी, ब्लड के अंदर क्लॉट नहीं हो रहा, खून बह जा रहा है, इंस्टेंट डेथ हो गई। तो लंदन की जो क्वीन एलिजाबेथ है, प्रिंस चार्ल्स हैं, ठीक है, या क्वीन विक्टोरिया थी, तो इनके अंदर ये हीमोफीलिया डिसीज इनके सभी के अंदर है। आपको पता है क्वीन एलिजाबेथ के अंदर, उनके बेटों के अंदर, उनके बेटों के बेटों के अंदर ये डिसीज कॉमन चली आ रही है, हेरिडिटरी हो गई है, आनुवंशिक हो चुकी है। इसीलिए हीमोफीलिया को हम लोग कई बार रॉयल डिसीज के नाम से जानते हैं। रॉयल क्यों? क्योंकि रॉयल फैमिली को है, लंदन की रॉयल फैमिली है क्वीन एलिजाबेथ की जो फैमिली है, समझ रहे हैं? तो सिर्फ आनुवंशिकता की जो सूचनाएं हैं वहीं आगे नहीं जा रही हैं, बीमारियां भी कई बार चली जाती हैं। मान के चलो आपके दादाजी डायबिटिक थे, या मान के चलिए आपके फादर डायबिटिक थे, आपके फादर को डायबिटीज थी। शरीर के अंदर एक एक तंत्र होता है, एक अंग होता है जिसको हम कहते हैं पेनक्रियाज, अंग होता है, अग्नाशय कहते हैं। तो अग्नाशय के अंदर भी कई प्रकार की सेल पाई जाती हैं, जैसे अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, गामा नहीं मतलब डेल्टा सेल। तो जो ये बीटा सेल होती हैं आपकी, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपके इंसुलिन के श्रावण के लिए। तो पेनक्रियाज की बीटा सेल, लैंगरहैंस की जो बीटा सेल्स होती हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहा जाता है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, कभी पढ़िएगा आगे जाके। तो वहां से निकलता है इंसुलिन। तो अब आपके मान के चलो कि आपके फादर को डायबिटीज थी शादी से पहले, अब
आपकी मदर आई, शादी हुई, आपकी मदर आई, उसके बाद आप पैदा हुए। तो जब आपके फादर को शादी से पहले अगर डायबिटीज थी तो बच्चों के अंदर डायबिटीज आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एक बार बच्चे के पैदा होने के बाद में डायबिटीज हुई है तो ठीक है, फिर वो हेरिडिटरी नहीं है। लेकिन अगर आपके पैदा होने के पहले आपके फादर या मदर में से किसी एक को, या दादाजी में किसी, कभी किसी को थी, दादी जी को, नाना नानी में से, तो आपके अंदर शर्तियां है, आ सकती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, चाहे वो अच्छी हो या फिर वो बुरी हो, भाई डिसीज वाली तो बुरी इंफॉर्मेशन हुई, लेकिन कौन लेकर आएगी? क्रोमोसोम्स लेकर आएंगे, जीन्स लेकर आएंगे। समझ रहे हैं? जो स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी क्रोमोसोम्स की, उन्हीं को तो हमने जीन्स बोला है। और ये सारे के सारे डीएनए इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर लगे रहते हैं। ऐसा कुछ दिखाई देता है आगे चल? कल मैंने आपको पढ़ाया था, कुछ इस तरह की होती है क्रोमोसोम्स आपकी, कुछ इस तरह की, देख रहे हैं? यही क्रोमोसोम्स हैं, ये इन्हीं पे मैसेज चिपका रहता है। ये आपकी क्रोमोसोम्स होती हैं, यही डिवाइड कर जाती हैं बीच से। कल पढ़ाया भी था आपको कि कैसे डिवाइड होती है, प्रेशर की वजह से। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसको तोड़ने के लिए। ठीक है, तो बहरहाल हम बात कर रहे थे कि तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं क्रोमैटिन के धागे। कल और डिटेल में इनके ऊपर हम बात कर रहे होंगे। और जो चौथा होता है, चौथा, ठीक है, चौथे की अगर मैं बात करूं तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये सारी की सारी बातें होने के बाद, ठीक है, जब क्रोमैटिन धागे आपने पढ़ लिए, केंद्रीय, ये सब चीजें पढ़ ली, ये सारा का सारा हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है अब हमें पढ़ना होगा एक और इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल। हालांकि अभी बस मैं आपको नाम बता देता हूं कि इसके पास पाए जाते हैं छोटे छोटे इस प्रकार के संरचनाएं, इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, केंद्रिकाएं कहा जाता है हिंदी में, केंद्रिकाएं, न्यूक्लियोलस। तो जो चौथा पार्ट है वो है केंद्रिकाएं। ठीक है, तो ये चारों की चारों चीजें जब मिल जाती हैं तब जाके ये चारों निर्माण करते हैं इस केंद्रक का। तो केंद्रक पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। आज के क्लास में देखिए एक भी शब्द लिखा नहीं, बस मैं बोल ही रहा हूं तब से, पिछले शायद 40 मिनट से आसपास से, ऑलमोस्ट 49 मिनट की आपकी क्लास हो गई है, शायद 40 मिनट से ज्यादा से समय से मैं बोल ही रहा हूं बस आपको, और अभी भी खत्म नहीं हुआ। बस मैंने न्यूक्लियस आपको थोड़ा बहुत बताया है, अभी अंदर तो मैं गया ही नहीं इनके, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, प्रोटीन, ये सब तो अभी हमने करा ही नहीं। तो आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कोशिकांग पढ़ रहे हैं, कि भाई जब तक ये नहीं समझेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर कोशिका के बाकी कोशिकांग को पढ़ के भी क्या कर लेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो मुझे ये बताइए, चीजें समझ में आई अच्छे से? तो थोड़ी बहुत बातें आज हमने करी हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि कई सारे टर्म्स मिस हुए होंगे, आप चाहते होंगे कि हम उनको लिख लें, लेकिन कोई बात नहीं, आगे चल के हम उनको कल वाली क्लास, मतलब जब भी आपकी नेक्स्ट बायो की क्लास होगी ऑब्वियसली बात है मंडे को, तो तब हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोबारा से इस क्लास को जरूर देखा करिए, है ना, और नोट्स खुद से बना सके तो बहुत बेहतर है, वरना मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, आपको पता है। चलिए, तो सभी को नमस्कार फिर से एक बार, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, अगर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए, और वैक्सीन अगर कभी आपको मौका मिले तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइएगा। ठीक है, वैक्सीन इज़ अ गुड थिंग। जी शिखर, पूछिए क्या सवाल है आपका? थैंक यू प्रियांशु। आपके पास 2 मिनट का समय, जिसके जो सवाल हैं पूछें, बेहतर होगा कि टॉपिक से रिलेटेड पूछें। जी। सर, न्यू बॉर्न बेबी में कितनी बोन्स होती हैं? 300, 300 बोन्स होती हैं। जो नया बच्चा होता है, जो पैदा हुआ बच्चा है, जस्ट अ मिनट, जब मैं आपको स्केलेटल सिस्टम समझाऊंगा, ठीक है, कभी हम कंकाल तंत्र के ऊपर बात करेंगे, तो स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो हम आपको बताएंगे कि जो नया बच्चा होता है, जो अभी बच्चा पैदा हुआ है, उसके अंदर 300 बोन होती हैं। ठीक है, 300 बोन्स होती हैं। और आगे जाके जब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसकी कई प्रकार की हड्डियां, जैसे मान के चलो 4-5 हड्डियां हैं, वो मिलकर पूरी एक हड्डी बन गई। समझ रहे हो? ऐसा होता है। तो ये हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, और जब हड्डियां जुड़ जाती हैं तो फिर एक ऐसा समय आता है जब आपके अंदर 208 हड्डियां होती हैं, 208। ठीक है, तो नया जो बेबी है उसके अंदर 300 बोन पाई जाती हैं, 300 हड्डियां होती हैं। इस बात को ध्यान से समझें। ठीक है, क्लियर? नो डाउट, पूरा मजा आ गया, निशा कह रही है। चलो, थैंक यू, गुड लक, कीप स्टडिंग, गुड बाय।